इसको ना कट कर देना, इसको यहाँ ऐड कर देना अर्ली में। हिस्टोन प्रोटीन, बाकी सब सही है। हाँ वही, तो उसको कट करके अर्ली यस में लिख देना, बाकी सब सही है। अब देखना, हम लोग अगर बात करें किसकी, माइटोसिस डिवीजन की या समसूत्री विभाजन की, तो समसूत्री विभाजन में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला कौन है, सबसे पहला जो आता है वो आता है जीवन। ठीक है, पहला कौन आता है, जीवन फेज। इस जीवन फेज में हमने क्या किया, एक कोशिका लिए। ठीक, इस कोशिका के अंदर कुछ इस तरह से हमें दिखाई दिया। ये कोशिका कैसी थी, द्विगुणित थी, यानी 2n बराबर 4 क्रोमेटिन। ठीक है, यानी कि ये कोशिका कैसी है, द्विगुणित है, और इसमें 4 क्रोमेटिड धागे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और यहीं पर एक होता है 2C बराबर 4 DNA, यानी कि इसमें सभी में एक एक DNA के सूत्र हैं, तो एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, तो टोटल 4 DNA। ठीक, अब ये जैसे ही यहाँ से यहाँ जाएगा, कहाँ, यस और G2 दोनों को एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि G2 में केवल एक ही चीज़ होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का डुप्लीकेशन। बाकी पूरा चीज़ तो यस में होता है, यानी कि यस पर क्या होता है, DNA की संख्या डबल हो जाती है, यानी DNA का रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखो होता क्या है, ये हमारी जो सेल है, ये सेल ऐसे ही रहेगी। क्यों, क्योंकि जो सेल होती है हमारी, ये सेल अभी तक विभाजन नहीं की है, अभी तैयारियां कर रही है विभाजन की, इसलिए S या G2 फेज में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि अभी तक हमारे गुणसूत्र कैसे दिखाई दे रहे हैं, धागे के जैसे, और उन्हीं धागों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हुआ क्या है, ये कोई चेंजेस इसमें नहीं होगा, 2n बराबर 4 क्रोमेटिन। ठीक है, लेकिन नीचे में चेंज हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, 4C बराबर 8 DNA, 4C बराबर 8 DNA। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर DNA की संख्या क्या हो गई थी, डबल, क्योंकि इस अवस्था में DNA का क्या होता है, रेप्लिकेशन। अगर इस अवस्था में DNA का रेप्लिकेशन हुआ तो DNA की संख्या जस्ट डबल हो गई। अब ये जो DNA की संख्या डबल है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक गुणसूत्र पर 2 DNA हैं, एक गुणसूत्र पर DNA कितने हैं, 2 DNA हैं। कैसे हैं उसको देख लेते हैं। जैसे ही हम लोग आएंगे विभाजन के किसमें, प्रोफेज में, किसमें आ गए, प्रोफेज में, क्योंकि G1 या G2 खत्म हो गया, अब कहाँ आ गए, प्रोफेज में। प्रोफेज में हम लोग जब देखेंगे तो ये गुणसूत्र देखोगे तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। लेकिन एक्चुअल में प्रोफेज में ऐसा दिखाई नहीं देता। क्यों, क्योंकि गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन हम लोग मेटाफेज में करते हैं। तो फिर प्रोफेज में क्या होता है, ये जो गुणसूत्रीय धागे होते हैं ये थोड़े संघनित हो जाते हैं। अभी ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, धागे के रूप में। जैसे ही प्रोफेज में आएंगे ये गुणसूत्रीय धागे क्या होंगे, सिकुड़ेंगे, छोटे होंगे, डेंस होंगे और संघनित हो जाएंगे और हल्का हल्का विजिबल होंगे, लेकिन दिखाई बिल्कुल नहीं देंगे। पूर्ण रूप से स्पष्ट कहाँ दिखाई देंगे, मेटाफेज में। इसलिए गुणसूत्रों के आकृति और संरचना का अध्ययन कहाँ करते हैं हम लोग, मेटाफेज में। अब हमने क्या बोला था कि
जो यस फेज होता है उसमें डीएनए की संख्या क्या हो गई, डी डबल, यानी कि एक गुणसूत्र में 2 डीएनए। तो हमने तुम लोगों को बताया था कि ये अभी भी एक ही गुणसूत्र है, ये 2 गुणसूत्र नहीं है, बस यहाँ पर गुणसूत्र का कॉपी बन गया है, ठीक है। क्योंकि हमने बताया था एस फेज में गुणसूत्र का क्या हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है, तो गुणसूत्र की यहाँ क्या बन गई, कॉपी या प्रतियां बन गई, लेकिन गुणसूत्र अभी भी एक ही है। तो एक गुणसूत्र है लेकिन एक गुणसूत्र में 2 डीएनए, कैसे देखना, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो एक गुणसूत्र में 2 डीएनए, तो 4 गुणसूत्र में कितने डीएनए, 8, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा था 4C बराबर 8 डीएनए। लेकिन इसमें अभी भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या अभी भी 4 ही है, गुणसूत्र की संख्या अभी भी 4 ही है। हमने तुम लोग को बताया था कि ये गुणसूत्र अभी भी एक है, 2 गुणसूत्र नहीं है, बस यहाँ पे क्या हुआ है, उनकी कॉपियाँ डबल हो गई हैं। गुणसूत्र अभी भी ये एक है, एक ये, एक ये, एक ये, एक में 2 तो 4 में 8, तो इसके लिए हम लोग सेम लिख सकते हैं क्या, 2n बराबर 4 क्रोमेटिन और यहाँ पर 4C बराबर 8 डीएनए, यानी कि 4 गुणसूत्रों में 8 डीएनए है, यानी कि एक गुणसूत्र में 2 डीएनए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 क्रोमोसोम इक्वल 2 डीएनए। भाई इसका मतलब तो यही है ना भाई, 4 में 8 थे तो एक में कितना होगा, 4 को 8 से डिवाइड कर दो, तो इसको इधर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, तो एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए, तो 4 में 8 डीएनए। अभी भी कोशिका हमारी द्विगुणित ही है और उसमें कितने हैं, 4 क्रोमेटिन है, यानी कि ऐसा गुणसूत्र ये हमें दिखाई नहीं देता है प्रोफेज में, लेकिन हम बस तुम लोगों को समझाने के लिए बता दिए हैं कि यहाँ पर ये डीएनए 8 कैसे हुआ था, लेकिन एक्चुअल में हमें प्रोफेज में ये दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें किसकी, मेटाफेज की, तो ये आ गया मेटाफेज अवस्था, जिसको क्या बोलते हैं, मध्यावस्था। मध्यावस्था में हमारा जो गुणसूत्र होता है वो कुछ इस तरह से रहता है जैसे ये है, इसमें हमें स्पष्ट अपना गुणसूत्र दिखाई देने लगेगा। मेटाफेज अवस्था में लिख दे रहे हैं गुणसूत्र का अध्ययन। तो मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र का क्या किया जाता है, अध्ययन। प्रोफेज अवस्था में क्या होता है, प्रोफेज अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो संघनित होते हैं, डेंस होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, और ये जाल का निर्माण करते हैं, जाल का निर्माण करते हैं, साथ में छोटे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, छोटे, मतलब अब ये गुणसूत्र बड़े नहीं रहते। और स्पष्ट रूप से हमें कहाँ दिखाई देता है, मेटाफेज में। मेटाफेज में हम लोग गुणसूत्रों का आंतरिक संरचना का अध्ययन भी कर सकते हैं। अब इस मेटाफेज में ही हमें पता है कि यस फेज में हमारा सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन हो चुका है और स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए ट्यूबिलिन प्रोटीन भी बन चुकी है। जैसे ही हम लोग इस मेटाफेज में आएंगे तो यहाँ पर ये जो 2 सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल हमने बताया था केवल 2 होता है, लेकिन इसका क्या हो गया, रेप्लिकेशन, तो 2 का कितना बन गया, 4, और हमेशा ये एक दूसरे के समांतर है, समकोण पर होते हैं और 90 डिग्री पर होते थे। तो देखोगे ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं। इस तरह की ये चीज़ें हमें मेटाफेज में दिखाई देंगी। जैसे ही हम लोग मेटाफेज से आगे गए, कहाँ, एनाफेज में। इस एनाफेज में स्पिंडल फाइबर का, इसमें बस हल्का हल्का स्पिंडल फाइबर इस तरह से बन चुके होते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से स्पिंडल फाइबर कहाँ बनते हैं, एनाफेज में। और यहाँ पर जो हमारा गुणसूत्र है, उस गुणसूत्र का काइनेटोकोर वो जुड़ चुका होता है किससे, स्पिंडल फाइबर से। तो ये हमारा गुणसूत्र, और इस गुणसूत्र से हमारा जुड़ गया कौन, स्पिंडल फाइबर। तो यहाँ पर कौन है, सेंट्रियोल। तो ये हमारा सेंट्रियोल, इस सेंट्रियोल से क्या निकलती हैं, स्पिंडल
फाइबर, और ये स्पिंडल फाइबर जा कर के यहाँ पर जुड़ती हैं इस तरह से, और इधर से भी स्पिंडल फाइबर निकलेंगी और यहाँ पर आकर के जुड़ जाएंगी। तो ये जो स्पिंडल फाइबर हैं ये बने किसके हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के, और ट्यूबुलिन प्रोटीन किसका निर्माण करता है? माइक्रोट्यूब्यूल का। माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है स्पिंडल फाइबर। तो ये जो स्पिंडल फाइबर या तर्कु तंतु हैं ये जा कर के गुणसूत्र पर जुड़ते हैं, लेकिन गुणसूत्र में कहाँ जुड़ते हैं? काइनेटोकोर पर। ठीक है, ये जो जुड़े हैं यहाँ पर कौन होता है? काइनेटोकोर। ठीक है, सेंट्रोमियर पर स्पिंडल फाइबर नहीं जुड़ता, कहाँ जुड़ता है? काइनेटोकोर पर। अभी भी कहानी सेम है क्या? 2n बराबर 4 क्रोमेटिन और यहाँ पर 4c बराबर 8 DNA। अभी भी कहानी दोनों में सेम है। 2n बराबर 4 क्रोमेटिन और यहाँ पर 4c बराबर 8 DNA। ठीक है, अगला देखना क्या होता है। जैसे ही एनाफेज से हम लोग जाएंगे टीलोफेज में, होता क्या है? ये जो स्पिंडल फाइबर हैं, तर्कु तंतु हैं, इनमें दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। वो दो प्रक्रिया क्या है? एक को बोलते हैं पुल अप और एक को बोलते हैं पुश अप। ठीक है, क्या क्या? पुल अप और पुश अप, यानी कि खिंचाव और धक्का बल लगाते हैं। यानी कि ये लोग क्या करते हैं? जो स्पिंडल फाइबर हैं इनमें पुल अप और पुश अप मैकेनिज्म लगता है। तो पुश अप मतलब धक्का देना, जैसे बोलते हैं ना कि इसको पुश करो यानी कि धक्का दो। तो पुश अप यानी कि ये क्या करते हैं? धक्का देते हैं। साथ में पुल अप मतलब खिंचाव बल उत्पन्न करते हैं। तो जब इसमें धक्का और खिंचाव बल यानी पुल अप और पुश अप मैकेनिज्म लगता है तो ये गुणसूत्र जो है अलग हो जाते हैं यहाँ से। और जैसे ही गुणसूत्र यहाँ से अलग होते हैं तो जो इसका चौथा फेज है टीलोफेज, अगर इसके टीलोफेज की हम लोग बात करें तो इस टीलोफेज में ये गुणसूत्र इस तरह से इस तरह से इनके गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। ये बन गया हमारा अलग कोशिका और ये बन गया एक और कोशिका। तो देखोगे तुम लोग, सॉरी इसके लिए थोड़ा सा रुक जाओ। ये जो गुणसूत्र होते हैं अलग यहीं पर हो जाते हैं। कहाँ? एनाफेज में। ये जो गुणसूत्र हैं कितने हैं? एक एक हैं, लेकिन इनकी ये कॉपियां हैं। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ओवरऑल कितने हैं? 4 गुणसूत्र, लेकिन सभी की ये कॉपियां हैं। तो एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, कितना? अभी इसमें देखेंगे तो ये गुणसूत्र कितना है हमारा? अब यहाँ पे गुणसूत्र हो जाता है 4n और यहाँ पर 8 क्रोमेटिन, 4 था ना 8, 4n 8 क्रोमेटिन। अब देखोगे तो दोनों डबल हो गया है। ठीक है, पहले हमारा गुणसूत्र क्या था? 2n 4 क्रोमेटिन 2c 4 DNA, यही ना था। तो यहाँ से हमारा ये क्या बन गया? 4n 8 क्रोमेटिन और 4c बराबर 8 DNA। यानी कि अब ये जो है प्रत्येक में एक एक हमारा DNA चला गया है और प्रत्येक क्रोमेटिन जो है अलग हो चुकी है। यानी कि एनाफेज अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है। डबल हो जाती है तो ये लोग क्या करते हैं? इस तरह से इसमें अलग हो जाते हैं। ये इधर की ओर आएगा और वो ऊपर की ओर चला गया। ये अभी एनाफेज की बात हो रही है। तो एनाफेज में देखोगे तो ये दोनों अवस्थाएं एक में ही चलती हैं, लेकिन हमने अलग अलग दिखा दिया है। दोनों अवस्थाएं इसी में चलती हैं। तो ये ऊपर की ओर इसको खींचता है और ये इसको नीचे की ओर खींचता है। और इनके बीच में देखोगे, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये इस तरह से और इनके बीच में इस तरह से सेल प्लेट का निर्माण हो जाता है और ये
ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर, दोनों पुल अप और पुश अप मैकेनिज्म से प्रत्येक गुणसूत्र की संख्या क्या हो गया, डबल हो गया, यानी कि एक गुणसूत्र 2 में बट गया। तो अब गुणसूत्र टोटल कितने हो गए, 8। तो हमने वही लिखा है 4n बराबर 8 और ये 4c बराबर 8 DNA, ये तो यही हो चुका था यस फेज में ही। तो एनाफेज अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, डबल हो जाती है। अब जैसे ही डबल होगी, स्पिंडल फाइबर से एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र जुड़ चुके हैं और गुणसूत्रों की संख्या डबल हो चुकी है। जैसे ही गुणसूत्रों की संख्या डबल होती है, यहाँ पर बीच में क्या बन जाता है, सेल प्लेट या कोशिका प्लेट, और इस सेल प्लेट के कारण ये कोशिका 1 से 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। और ये 1 से ये इसी का हमने विस्तृत रूप तुम्हें दिखाया है। इसमें ऐसा होता है लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है। तो जो तुम्हारा एनाफेज है उसमें एक्चुअल में ऐसा होता है, और यहाँ से एक कोशिका से तुम्हारी 2 कोशिकाएं बन जाती हैं इस तरह से, और ये हो गया तुम्हारा टीलोफेज। और अभी हमारे पास क्या था, 4n 8 और 4c 8 DNA। तो इसको आधा कर दो, ये कितना हो गया, 2n बराबर 4 क्रोमेटिन और ये 2c बराबर 4 DNA, और ये भी क्या हो गया, 2n बराबर 4 क्रोमेटिन और ये क्या हो गया, 2c बराबर 4 DNA। और हमारी जो प्रारंभिक कोशिका थी जिसमें विभाजन शुरू किए थे वो क्या था, 2n 4 क्रोमेटिन 2c बराबर 4 DNA। जो लास्ट में बनी वो भी क्या है, 2n बराबर 4 क्रोमेटिन 2c बराबर 4 DNA। यानी कि जो इस कोशिका की ध्रुवता है वही इसकी भी ध्रुवता है। अगर ये द्विगुणित था तो ये भी कैसा होगा, द्विगुणित। तो इसमें क्या हुआ, समान विभाजन हुआ, इसलिए यहाँ पर 2 कोशिका बन गई। तो जैसा वो है वैसा ये होगा। तो ये तो है तुम्हारे समसूत्री विभाजन की कहानी। अगर समसूत्री विभाजन बन गया तो मियोसिस सेकेंड भी बन गया, क्योंकि जैसा इसमें हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, जीवन फेज में हमने एक गुणसूत्र को देखा कि वो ऐसा था, यस फेज आया वहाँ पर DNA की संख्या क्या हो गई, डबल, यानी कि 4c बराबर 8 DNA, यानी कि एक गुणसूत्र में 2 DNA। कैसे, वहाँ पर मेटाफेज में प्रोफेज में तुम्हें दिखा दिए कि ये एक गुणसूत्र है, इनमें 2 DNA है। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया कि एक क्रोमोसोम बराबर 2 DNA। जैसे ही मेटाफेज में आओगे यहाँ पर गुणसूत्र जो है स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, और साथ ही साथ तर्कु तंतु का निर्माण शुरू हो चुका होता है। जैसे ही एनाफेज में जाएंगे गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या 1 था तो वो 2 हो जाएगी। तो टोटल गुणसूत्र कितने थे, 4, हो कितने जाएंगे, 8। तो यहाँ पर ये जो गुणसूत्र बनता है वो एक्चुअल में इस तरह से दिखाई देता है, हमें ये नहीं दिखाई देता, एक्चुअल में ऐसा होता है। और बीच में सेल प्लेट बनती है, 2 कोशिका विभाजित हो जाती है, इस तरह से एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है। तो इसमें अगर तुमसे पूछे गुणसूत्र की संख्या डबल कब होती है, एनाफेज में। तर्कु तंतु का निर्माण कहाँ होता है, मेटाफेज में। तर्कु तंतु या स्पिंडल फाइबर जुड़ते कहाँ हैं, गुणसूत्र के काइनेटोकोर से, और ये जो अलग होते हैं उनमें 2 मैकेनिज्म, एक पुल अप और एक पुश अप, यानी कि खिंचाव और धक्का बल के द्वारा ये गुणसूत्र अपने ध्रुवों की ओर वापस चले जाते हैं। ये यहाँ से लौट करके वापस अपने ध्रुव पर आ जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में यहाँ से एनाफेज से टीलोफेज, एक कोशिका 2 में बदल जाती है। इस तरह होता है सेल डिवीजन या माइटोसिस, समझे। तो इसको उतारो और उसके बाद चले जाओ।